हम लोगों ने अर्ली मुगल्स में बाबर से लेकर औरंगजेब के बारे में पढ़ा है अब तक, किस तरह से इन लोगों ने रूल किया। एक चीज ध्यान दीजिए कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक सारे के सारे, आप ऐसे बोल सकते हैं, दे ऑल वेर माइटी एम्परर्स एंड दे वर एबल, कॉम्पिटेंट, ब्रेव, और जितने तरह के आप एडजेक्टिव जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो रूल किया था इस वक्त तक, टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल डायनेस्टी का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। इवन आप ऐसा समझ लो कि औरंगजेब के वक्त में इंडियन टेरिटरी का सबसे बड़ा एरिया मुगल के अंडर में था। अगर हम लोग बात करते हैं अखंड भारत की, आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो में ये नाम आपने बहुत सुना होगा, अखंड भारत। अखंड भारत अगर आदमी के हिसाब से बात करें तो सिर्फ दो लोगों ने अखंड भारत बनाया है अब तक। एक था सम्राट अशोक और दूसरा था औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग, या किसी के बारे में भी हम लोग ज्यादा डिटेल सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। हम लोग फटाफट फटाफट सिर्फ वो पढ़ते चले जा रहे हैं जो एग्जाम में ज्यादातर आने के चांसेस हैं या आम तौर पे आते हैं। तो यहाँ तक अगर आप पढ़ते हैं तो औरंगजेब के बारे में हम लोगों ने जो भी पढ़ा, हम लोग देखते हैं कि ये सब एक्सपेंशन थ्योरी को फॉलो कर रहा था। गवर्नमेंट जो एम्पायर, जो टेरिटरी ऑफ मुगल एम्पायर था उसको बढ़ावा दिया। इसके बाद औरंगजेब की जब डेथ होती है तो इसके तीन बेटे होते हैं, मुअज्जम, कामबख्श और आजम शाह। ठीक है, आफ्टर औरंगजेब की बात कर रहा हूं मैं। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, और याद रखिए कि यहीं से मॉडर्न इंडिया का चैप्टर स्टार्ट होता है। इंडियन हिस्ट्री में तीन सेक्शंस बनाए गए हैं, तो पहला था एंशियंट, दूसरा था मिडाइवल, और तीसरा था मॉडर्न। मिडाइवल का पीरियड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि 712 से माना जाता है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का कॉन्क्वेस्ट किया था। तो यहाँ से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। इस मॉडर्न इंडिया में आफ्टर औरंगजेब जो मुगल एम्पायर होते हैं उसको लोग बोलते हैं लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स, और लेटर मुगल्स में बहुत सारा नाम मिलने वाला है एक एक करके, और इनका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट या इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपेंशन के लिए नहीं था, डिसइंटीग्रेशन के लिए था। मुगल डायनेस्टी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से गिरना शुरू कर। होता क्या है कि औरंगजेब की डेथ के बाद इसके तीन बेटे, एक का नाम होता है मुअज्जम, दूसरा का काम बख्श, और तीसरा होता है आजम शाह। इन तीनों में वॉर हो जाती है तख्त के लिए। कि इसके पहले जितना भी औरंगजेब तक कहानी चल रही थी, या औरंगजेब के पहले शाहजहां तक जो प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा था वो ये था कि आमतौर पे जो सबसे बड़ा लड़का होगा उसको तख्त मिलेगा बाप के बाद। ऐसा कोई नियम स्टैटिक नहीं था, लेकिन आमतौर पे ये पॉलिसी फॉलो की जा रही थी कि बाप के बाद जो सबसे बड़ा लड़का होगा उसको तख्त मिलेगा। बट पोस्ट औरंगजेब, ठीक है, या शाहजहां के बाद से स्टार्ट कर ले तो भी, और औरंगजेब के बाद तो बेसिकली यही सिस्टम हो गया कि सिस्टम हो गया या तख्त या ताबूत। मतलब ताबूत मतलब जो डेड बॉडी रखने वाला होता है, फायर उसको बोलते हैं। कि या तो हम, जो जीतेगा वो राज करेगा और जो हारेगा वो मरेगा। तो इसी पॉलिसी के तहत कामबख्श, कामबख्श, मुअज्जम और आजम शाह तीनों में लड़ाई होती है, और फाइनली मुअज्जम जीत जाता है। इसमें विनर कौन होता है? मुअज्जम। 65 ईयर्स ऑफ एज के हाल में वो बादशाह बनता है और अपना एक टाइटल रखता है, और ये टाइटल क्या है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। मुअज्जम ये विन करता है और अपना टाइटल रखता है बहादुर शाह। कई बार इसी बहादुर शाह को हम लोग ऑल्सो शाह आलम वन के नाम से भी जानते हैं। दोनों एक ही आदमी था, कामबख्श बहादुर शाह।
और शाह आलम, तीनों। अब कामबख्श ने क्या किया, जब ये बादशाह बना तो इसने देखा कि इसके पहले जो इसका बाप था औरंगजेब, वो अपने कुछ पॉलिसीज की वजह से काफी बदनाम हो चुका था। आज की डेट में भी औरंगजेब के साथ जो एट्रीब्यूट्स जोड़े जाते हैं, औरंगजेब बिल्कुल वैसा नहीं था जितना बोला जाता है। कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयां थी, बट हाँ ये जरूर था कि ये एक रिलीजियस बाइगट था। दूसरे धर्म के लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट नहीं था। और ये कहना कि फैनेटिक था या नहीं था ये सही नहीं है, बट हाँ ये जरूर था कि ये पायस मुस्लिम था। अपने सरकारी पैसे से 1 रुपया ये अपनी लाइफ में इसने कभी खाया नहीं। और कई सारे रिफॉर्म्स इसने किए थे, कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी थी, कई के साथ एट्रोसिटीज किए थे, कुछ मंदिरों को भी तोड़ा गया था। और शिवाजी के साथ या मराठों के साथ इसकी लड़ाई सबसे ज्यादा रही थी। डेक्कन पॉलिसी के चक्कर में इसने मराठों से और जो और भी बीजापुर और दीगर किंगडम थे उन सब से पंगा ले चुका। तो दो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया था मुअज्जम के पास, एक था मराठा और एक था राजपूत। यही असल में प्रॉब्लम्स थे। मुअज्जम ने क्या किया, एक टॉलरेंट पॉलिसी अपनाया और इसने बोला कि सबसे पहले ये दो लोगों को खुश करना है। अब इन दो लोगों को खुश करने के लिए सबसे पहले किसकी तरफ अप्रोच किया जाए, सबसे पहले राजपूतों की तरफ अप्रोच किया जाए। बिकॉज औरंगजेब के किंगडम में मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा था, राजपूतों की जो तादाद थी वो सबसे ज्यादा औरंगजेब के वक्त थी। तो इस टॉलरेंट पॉलिसी के लिए उसने अपने प्राइम मिनिस्टर का सहारा लिया। बहादुर शाह इसका प्राइम मिनिस्टर था, जुल्फिकार खान। काफी टैलेंटेड आदमी था। ये वो दौर है जहां से आपको नोबेल्स का नाम सुनना शुरू हुआ। इसके पहले किसी भी नोबेल के लिए बहुत ज्यादा कोई हिस्ट्री में जगह नहीं थी, क्योंकि एम्परर एबल से सारा फैसला वो खुद से ले रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि जुल्फिकार खान, जो उसका वजीर था, हम लोग इंग्लिश में उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, उसने इसका बहुत हेल्प किया। और उसने बोला कि सबसे पहले रिलेशन अच्छा करो। रिलेशन अच्छा करने के चक्कर में ये नहीं समझ लेना है कि इसने जिजिया को माफ कर दिया था, नहीं। जिजिया वाज नॉट बैंड, ये याद रखिएगा। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले जो राजपूत राजा थे उन लोगों को, अजमेर और मेवाड़, इन सब के राजाओं को खुश किया, टाइटल्स देना शुरू किया, उनको उनकी टेरिटरी में थोड़ा फ्रीडम दिया। दूसरा जो पावर था वो था मराठा। तो मराठा को इसने क्या किया कि स्वदेश मुखी दे दिया। स्वदेश मुखी क्या है वो हम लोग जब मराठा पढ़ेंगे तब वहां समझेंगे। एक तरह का टैक्स था, इसने स्वदेश मुखी दिया। दो तरह के टैक्स चलते थे मराठा किंगडम में, एक का नाम था स्वदेश मुखी और एक का नाम था चौथ। तो स्वदेश मुखी का राइट तो इसने मराठा को दे दिया, बट चौथ का राइट इसने नहीं दिया। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आगे के राजा आने वाले ने चौथ भी दे दिया था। इसलिए हो सकता है आपसे पूछेगा कि स्वदेश मुखी किसने दिया था, फिर पूछेगा चौथ किसने दिया था, तो दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। तीसरा एक एंटिटी था, मैं यहाँ पे बताना रह गया था, वो था सिख। गुरु तेग बहादुर को दो हिस्सों में कटवा दिया था औरंगजेब ने। तो सिखों को संभालने के लिए क्या किया इसने, सिखों का जो लास्ट गुरु था उसका नाम था गोविंद सिंह। लास्ट गुरु का नाम था गोविंद सिंह। इसने गोविंद सिंह को एक मनसब दे दिया। मनसब के बारे में हम लोग ऑलरेडी और अकबर के टाइम में पढ़ चुके हैं कि ये एक रैंक हुआ करता था। एक हाई मनसब दिया और गोविंद सिंह की दोस्ती ले ली। बट हुआ ऐसा कि गोविंद सिंह और बहादुर शाह साउथ की तरफ गया था और वहां पे गोविंद सिंह की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से रिलेशन और खराब हो जाता है। और एक नया लीडर उभर के आता है सिखों का, उसका नाम होता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये क्या करता है। इतना तय है कि सिखों को लीडरशिप ये बंदा बहादुर लेता है और मुगलों के खिलाफ लड़ाई छेड़ देता है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ। बहादुर शाह का और एक नोबल था जिसका नाम था कफी खान। बहादुर शाह ने लोगों को खुश करने के चक्कर में दुनिया भर का जागीर, दुनिया भर की प्रॉपर्टी लुटाना शुरू किया। ये ध्यान ही नहीं दे पाया कि इसके वक्त में कितने खजाना खाली होना शुरू हो चुका है। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जो मुगल एम्प्लॉयज थे उनको देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। मुगल
दरबार मुगल महल के सामान बेचकर उनको सैलरी देनी पड़ेगी। इसकी शुरुआत बहादुर शाह से होती है। तो खफी खान ने इसी वजह से बहादुर शाह को कॉल्ड हिम शाहे बेखबर, शाहे बेखबर, एक ऐसा बादशाह जिसको किसी चीज की खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है सल्तनत में, किस तरह सल्तनत बिखर रही है या नुकसान में जा रहा है। बहरहाल इसकी मौत होती है और इसकी मौत के बाद इसका बेटा जहानदार शाह नया रूलर बनता है। मैं किसी का डेट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डेट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट टॉपिक पे निकलते हैं। जहानदार शाह सन ऑफ बहादुर शाह ये राजा बनता है। राजा बनने के बाद यहाँ एक सबसे बड़ा चीज होता है रोल ऑफ नोबेल। इसके पहले तक नोबेल का बहुत बड़ा रोल नहीं था। यहाँ पर रोल ऑफ नोबेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नोबेल बिकेम किंग मेकर। अब नोबेल्स तय कर रहे हैं कि कौन राजा बनेगा और कौन राजा नहीं बनेगा। तो इसके राजा बनने के लिए जो जिन नॉवेल्स ने हेल्प किया उनका हम लोग हिस्ट्री में नोटेबल नेम इस तरह पढ़ते हैं, सैयद ब्रदर्स। ये दो भाई थे। इन दोनों भाइयों ने मदद करी थी जहानदार शाह को बादशाह बनने में। बट सैयद ब्रदर्स का रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर कर नहीं आता है। इन लोगों ने यहाँ से पावर के लिए इनका राइज होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग यहाँ से रोल प्ले कर रहा है। जहानदार शाह तो नॉर्मली राजा बन जाता है लेकिन पॉलिटिक्स में सैयद ब्रदर्स इन्वॉल्व हो जाता है। जहानदार शाह की एक बीवी होती है जिसका नाम होता है लाल कुंवर। एक डांसर होती है इसके दरबार में जिसका असल नाम होता है इम्तियाज महल। ये इसके चक्कर में पड़ जाता है और बाद में इसी से वो शादी करता है और उसको एक नाम देता है लाल कुंवर। कई बार हिस्ट्री में इसको लाल कुंवरी बोलते हैं। इसके लाल कुंवरी के मतलब जैसे नूर जहां ने जहांगीर पे अपना दबदबा बना के रखा था, लाल कुंवरी ने उसी तरह जहानदार शाह पे अपना कब्जा या अपना दबदबा बना के रखा था। क्योंकि उससे शादी भी कर लेता है बाद में तो उसको पादशाह बेगम का टाइटल भी मिल जाता है। उसने महल के हर बड़े ओहदे पे अपने रिश्तेदारों को ला दिया। जहानदार शाह क्या कर रहा था? जहानदार शाह नोबल्स के हाथ में पपट बन चुका था। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट पपेट एम्परर, फर्स्ट पपेट मुगल एम्परर। दो ही एम्परर पपेट बने हुए अपने नोबल्स के हाथ में कि जो नोबल्स बोल रहा है वो कर रहा है। ये तो परेशान था लाल कुंवरी के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पर पपेट बना हुआ था। पपेट बनने में हुआ ये कि जो नोबल्स बोल रहा है वो कर रहा है। नोबल्स ने क्या बोला? नोबल्स ने बोला कि जो जय सिंह है और अजीत सिंह है इन लोगों के साथ प्रॉब्लम जो था आप उसको सॉल्व कीजिए, जिजिया को बैन कीजिए। जिजिया बैन करेंगे तो हिंदुओं का सपोर्ट मिलेगा। चलो ठीक है, जिजिया वाज बैंड, कोई दिक्कत नहीं है। दो बहुत बड़े राजपूत रूलर्स थे, एक का नाम था जय सिंह ऑफ अम्बेर। जय सिंह का किंगडम का नाम पूछता है, याद रखिएगा। और दूसरा था अजीत सिंह। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को खुश करने के लिए जहांदार शाह ने ही एफर्ट डाला था, बहादुर शाह ने भी एफर्ट डाला था। और बहादुर शाह ने इवन जय सिंह को टाइटल दिया था मिर्जा राजा का। बट यहाँ पर जाके कुछ और बदलने वाला है, उसको और एक टाइटल देता है अजीत सिंह ऑफ मारवाड़। जय सिंह को इसने क्या किया? एक टाइटल दिया सवाई राजा जय सिंह। ये फेमस नाम है इसका। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। जय सिंह क्या कर रहा था वो बाद में देखते हैं। हाँ, ये है कि ये बहुत साइंटिफिक आदमी था, साइंस को काफी कंट्रीब्यूशन दिया। जय सिंह ने कुछ ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई थी इसने। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, कन्नौज और उज्जैन, ये 5 जगहों पर इसने ऑब्जर्वेटरी बनाया था। इसके साथ इसने एक कैलेंडर भी बनाया था जिसका नाम रखा था जुज मोहम्मद शाही। जुज मोहम्मद शाही।
सिखों के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी। अजीत सिंह को इसका एक टेरिटरी दिया, थोड़ा इंडिपेंडेंसी मिल गया जय सिंह को और अजीत सिंह को। एक मराठा था जिसका नाम था शाहू, शाहू वाज द किंग, मराठा किंग ऐसे बोल सकते हैं। इसको इसने क्या दिया, स्वदेश मुक्ति का राइट दिया, और चौथ का भी राइट दे दिया। मतलब ये दोनों टैक्स वो डेक्कन में कलेक्ट कर सकता है। इसके पहले जो था जहांदार शाह का बाप मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, उसने स्वदेश मुक्ति का राइट दिया था, बट चौथ नहीं दिया था। सिखों का मामला ये था कि सिख में जो बंदा बहादुर था, ये अपना सर उठाया, बंदा बहादुर, और इन्होंने इसने मुगलों को काफी परेशान किया। मतलब नॉर्थ फ्रंट में सिखों और मुगलों की जो लड़ाई चल रही थी, उसका सिंगल हैंडली कोई जिम्मेदार था तो वो था बंदा बहादुर। इसको पकड़ने के लिए जहांदार शाह ने काफी एफर्ट डाला, पर इसको पकड़ नहीं पाया। हाउ एवर, जहांदार शाह का दौर खत्म हुआ तो यहाँ पे एक नया रूलर आया, फर्रुखशियार। फर्रुखशियार जहांदार शाह का भतीजा भी था और दामाद भी था। इसने क्या किया, इसने विद द हेल्प ऑफ नोबल्स, सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स जहांदार शाह को रिप्लेस करवा दिया। जहांदार शाह को रिप्लेस कराने का मतलब, फर्रुखशियार जब राजा बना तो वो इनके हाथ में पपेट हो गया। फर्रुखशियार के लिए दो तीन चीजें फेमस है। एक तो है फर्रुखशियार फरमान, और दूसरा है एसेसिनेशन ऑफ बंदा बहादुर। सैयद ब्रदर्स के लीडरशिप में सबसे बड़ा जो नोटेबल काम हुआ फर्रुखशियार के लिए, वो था कि बंदा बहादुर मारा गया। इसका मतलब यह हुआ कि सिख कम्युनिटी को एक रंजीत सिंह के आने तक एक बहुत बड़ा क्राइसिस मिलने वाला था। दूसरा, फर्रुखशियार फरमान क्या हुआ, कंपनी को फ्री ट्रेड करने का लाइसेंस मिल गया। 1717 में ये फर्रुखशियार फरमान इशू हुआ था। सुरमन एम्बेसी, कुछ मेंबर्स ऑफ द मुगल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स फर्रुखशियार के पास गए थे। ये चीजें हम लोग जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था वहां पे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। बट ये दो नोटेबल चीजें हुई थी, और यहाँ से शुरू हो गया सैयद ब्रदर्स का किंग मेकर बनने का दौर। तीन राजा ये बनवाता है, तीन क्या बोले तो चार राजा जो बनवाता है, 8 महीने के अंदर चार बादशाह चेंज हो जाता है। और इन सब के पीछे एक ही आदमी का नाम था, उसका नाम था, दो ही आदमी का नाम था, वो थे सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स में जो दो लोग थे, उनमें एक का नाम था अब्दुल्ला खान। जब इसने फर्रुखशियार को राजा बनाने में हेल्प किया तो इसको उसने वजीर बना दिया। और इसका एक भाई था, हुसैन अली खान, इसको उसने बना दिया मीर बख्शी। और ये दोनों बहुत पावरफुल पोस्ट हैं, दोनों भाई इसको होल्ड किया। इन दोनों ने मिलकर फर्रुखशियार के लिए बहुत अच्छा काम किया था कि मराठा को कंट्रोल कर लिया था। बट प्रॉब्लम वही थी, फर्रुखशियार कान का कच्चा था। कुछ लोगों ने इन दोनों भाइयों के खिलाफ उसके कान में कुछ जहर भर दी, और फर्रुखशियार के साथ इसकी दुश्मनी शुरू हो गई। अब इन लोगों ने क्या किया, फर्रुखशियार को अंधा किया और रिप्लेस कर दिया। ये पहला मौका था जब कोई मुगल बादशाह का मर्डर होता है, फर्स्ट टाइम। इसके पहले कोई भी मुगल बादशाह का मर्डर नहीं होता है। बहरहाल, सैयद ब्रदर्स किंग मेकर था, इसको हटाया और एक नया बादशाह लाया जिसका नाम रखा रफी उद दराजत, रफी उद दराजत। ये सिर्फ 4 महीने तक रूल करता है। 4 महीना बोले तो आप उसको ऐसे बोलिए 98 डेज, सिर्फ 98 डेज के लिए राजा बनता है। इसके वक्त में सिर्फ एक हुआ था कि निकुशिया रिवोल्टेड, इसके खिलाफ उसने बगावत कर दी थी। निकुशियार बोल के एक जहांदार शाह का पोता था जिसने तख्त के लिए आगरा में बगावत कर दी। इसके अलावा कोई बड़ा काम नहीं था। इस निकुशियार को कंट्रोल करने के लिए बाद में, इसके बाद का जो राजा है वो लोग काम करता है। निकुशियार की जिसने हेल्प करी थी बगावत करने के लिए, उसका नाम था हेल्प्ड बाय
मित्रसेन, एक नागर ब्राह्मण था ये। इसने निकुशियार की मदद की कि वो बादशाह के खिलाफ बगावत करे। बहरहाल इस बादशाह की मौत हो जाती है। इस बादशाह की मौत के लिए एक कंट्रोवर्सी है, कहीं पे बोलता है कि इसको टीबी से मौत हो गई, और कहीं पे बोलता है इसकी मौत डायरिया से हो गई थी। ठीक है। बहरहाल आपसे अगर पूछे तो डायरिया वाले केस में आप नाम देना रफीउद दराजात की, ज्यादातर यही है, कई बार इसको पेचिस या पीलिया भी बोलते हैं, बट इसकी मौत हो गई थी। हिस्टोरियंस का इस पे अलग अलग कंफ्लिक्ट है। एक हिस्टोरियन थे विलियम आयरविन, उन्होंने कहा कि इसकी मौत डायरिया के वजह से जो कमजोरी आ गई थी उसके अंदर, उसकी वजह से हो गई थी। बहरहाल शराब बहुत ज्यादा पीता था, तो वो भी उसकी एक मौत की वजह हो सकती है। तो कई बुक में आपको कंजम्पशन भी मिल जाए। इसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद एक और राजा बनता है, रफी उद दौला। अब ये भी कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं काटता, 4 मंथ। 4 मंथ मतलब 105 दिन। अब आप सोच के देखो, 4 महीने और 4 महीने में फर्रुखियार मरा, रफीउद दरजात मरा, अभी रफीउद दौला भी मरेगा, और 8 महीने के एंड होते होते इसके बाद और एक राजा आएगा जिसका नाम होगा मोहम्मद शाह। ये रफीउद दौला के वक्त में क्या हुआ, रफीउद दौला में वो जो निकुशियर था उसको मार दिया गया, उसके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। जब ये बादशाह बना तो इसने अपना टाइटल रखा शाहजहां 2। शाहजहां 2 इसलिए कि शाहजहां 1 ऑलरेडी, जो औरंगजेब का बाप था वो शाहजहां था। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि रफीउद दराजात के लिए डायरिया और टीबी बोलते हैं, तो यहाँ भी रफीउद दौला के लिए भी सेम केस कंट्रोवर्सी चलता है, टीबी और डायरिया। ये कहना बहुत मुश्किल है किसकी मौत किसके लिए होगी। ज्यादातर जो एक्सेप्टेबल है रफीउद दराजात के लिए वो टीबी है, और रफीउद दौला के लिए जो ज्यादातर एक्सेप्टेबल है वो है डायरिया है। ठीक है। इन इन के चक्कर में इन दोनों की मौत हो जाती है। अब जो नेक्स्ट बादशाह बनेगा वो है मोहम्मद शाह। ये काफी लंबा पीरियड एंजॉय करने वाला है, मोहम्मद शाह। अब इसको समझ में आ जाता है कि भाई, सैयद ब्रदर्स जब मेरे से पहले किसी को राजा बनाया है और 3 लोगों को बनाया है, तो मेरे बाद भी किसी को बना सकता है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया। इसने सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया। इसकी भी एक प्रॉब्लम थी कि ये एक लड़की, एक कथक डांसर, ठीक है, उसके चक्कर में था, और ये खुद भी एक वेल स्किल्ड कथक डांसर था, और थोड़ा सा अय्याशी में परेशान था ये। जब ये बादशाह बनता है तो देखिए, सैयद ब्रदर्स को हटाने के लिए तो सैयद ब्रदर्स के जैसा ही कुछ लोग चाहिए। तो उस वक्त 3 बहुत बड़े इसके पास नोबल्स थे। एक का नाम था अमीन खान, एक का नाम था निजामुल मुल्क चिन किलिच खान, अब ये एक और था एतमाद दौला। ये सब लोग, तो इन सब के साथ मिलकर ये सबसे पहले तो सैयद ब्रदर्स का चैप्टर खत्म करता है, और मराठों के साथ थोड़ा लीनियंट रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। बहरहाल सैयद ब्रदर्स के मरने के बाद इसका दबदबा तो बढ़ जाता है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि बाकी जो लोग जो उनकी मदद कर रहे थे उन सबको फ्रीडम का एक रास्ता दिख जाता है, क्योंकि ये रहता है बहुत इन इन एफिशिएंट और वाहियात आदमी, जिसने जो बोल दिया ये उसकी बात मान लिया। इसी चक्कर से नाराज होकर मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। हाँ, फिर भी वो मुगल बादशाह को जो उसका रेवेन्यू भेजना था वो जरूर भेजता था, बट मुर्शिदाबाद इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया। साथ ही साथ और क्या हुआ, हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया। अवध ऑलमोस्ट अपने आप को मुगल डायनेस्टी से काटना शुरू कर दिया। एक और बड़ी चीज इसकी इसके वक्त में हुई थी, वो था नादिर शाह का अटैक। 1739 नादिर शाह ने अटैक किया, दिल्ली को बहुत बुरी तरीके से लूट लिया था। क्योंकि ये
खुद ही बहुत बहुत सारी फील्ड्स में ये एक्सपर्ट था, आर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर, इन सबको प्रमोट करता था। इसीलिए इसको कई बार मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। और चूंकि ये भी एक तवायफ के चक्कर में पड़ा होता है, इसलिए ऑल्सो कई बार इसको बहादुर शाह रंगीला भी बोलते हैं। बहादुर कोई नाम नहीं था, जस्ट इसके पहले बादशाह गुजरा था, इसीलिए उसको उस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये जो रंगीला था, रंगीला इसलिए नहीं कि शौकीन मिजाज था इसके लिए बोलते हैं, रंगीला इसलिए भी बोलते हैं कि वो बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट भी था, या बहुत सारी चीजों को वो प्रमोट करता था। साथ ही साथ मोहम्मद शाह एक अच्छा पोएट भी था। ये पोएट था, इसका एक स्यूडोनिम था। स्यूडोनिम कहते हैं वो नाम जैसे आपने गालिब सुना होगा, तो उसका असल नाम था मिर्जा असदुल्ला खान। उसने अपना एक पेन नेम रख लिया था जिस नाम से वो पोएट्री करता था, तो ये गालिब जो है एक स्यूडोनिम था असदुल्ला खान का। उसी तरह मोहम्मद शाह ने एक स्यूडोनिम रखा था, और उसका पेन नेम था, स्यूडोनिम और पेन नेम जो भी आप इसको बोल लो, सदरंग। नेक्स्ट जो बादशाह बनता है वो होता है अहमद शाह। अहमद शाह वन। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि मोहम्मद शाह एक नाचने वाली के चक्कर में पड़ा हुआ था, बाद में उससे वो शादी कर लेता है। तो उन दोनों का जो बेटा होता है वही होता है अहमद शाह। किसका बेटा? मोहम्मद शाह और कुदसिया बेगम। मोहम्मद शाह और कुदसिया बेगम। इसके पीरियड में जो सबसे बड़ी चीज हुई थी वो था अहमद शाह अब्दाली का अटैक। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का राजा था। इसने फ्रिक्वेंटली अटैक किया दिल्ली को, ऐसा नहीं कि इसके बाद उसने अटैक नहीं किया। 7 से 8 बार उसने दिल्ली को अटैक किया था 20 साल के पीरियड में, जिसमें अहमद शाह का पीरियड पहला पीरियड था जिसमें अब्दाली ने फर्स्ट अटैक किया था। ये अटैक करने का मकसद सिर्फ ये था कि हमको पैसा चाहिए और दिल्ली से पैसा हमको लेके जाना है। अब यहाँ पर एक चीज और होता है कि मराठा का पावर और बढ़ जाता है। इसने मराठा ने मालवा एंड बुंदेलखंड पे कैप्चर कर लिया था। अब इन दोनों कैप्चर करने का मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो मिडिल सेंट्रल इंडिया है उसकी कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर नतीजा ये हुआ कि मुगल डायनेस्टी अब आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगा है। इतना कम हो जाएगा कि थोड़ी देर बाद, जब कुछ दिन के बाद जब शाह आलम टू बादशाह बनेगा, तो उसकी टेरिटरी सिर्फ दिल्ली तक सिमट के रह जाती है। बहरहाल हम लोग वहां जाने से पहले अहमद शाह तक रहते हैं। अहमद शाह इमादुल मुल्क बोल के एक इसका वजीर रहता है, इमादुल मुल्क। इसने इसको ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया, और सलीमगढ़ में अरेस्ट कर लिया। बाद में इसकी मौत हो जाती है, लेकिन इस तरह से इसका कहानी खत्म कर दिया जाता है। अगला राजा आता है आलमगीर टू। आलमगीर टू इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि औरंगजेब ने अपना एक टाइटल रखा था आलमगीर। कई बार आजकल जो एक फिल्म आई थी तानाजी, उसका एक रील बड़ा फेमस होता है औरंगजेब को लेकर। इसमें उसके सारे टाइटल्स बोलने के बाद कहते हैं औरंगजेब आलमगीर। ये आलमगीर उसका टाइटल था इसी वजह से, क्योंकि वो पहला आलमगीर था, यहाँ पे दूसरा आलमगीर इसको कहा जाता है। इसके पीरियड में दो बड़ी चीज हुई थी। पहला तो ये हुआ था कि प्लासी की लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। और दूसरा ये हुआ था कि इमादुल मुल्क, जो अभी हम लोग पढ़े थे, इसके पहले के राजा को अंधा करता है, वो इसका मर्डर भी कर देता है। एंड अकॉर्डिंगली ही बिकम द सेकेंड मुगल किंग टू बी किल्ड बाय द नोबल्स। नोबल्स के जरिए मर्डर होने वाला दूसरा। पहला था फरुख शियार,
दूसरा था आलमगीर टू। इसके बाद जो राजा बनता है वो है शाह आलम टू। शाह आलम टू, इसकी सल्तनत इतनी ही छोटी रहती है कि एक कहावत इसके लिए आता है कि सल्तनत शाह आलम दिल्ली ता पालम। ता मतलब फ्रॉम दिल्ली टू पालम। पालम वाज आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के पास में ही एक जगह था। सल्तनत इतनी छोटी हो गई थी कि दिल्ली से सिमट कर पालम, बस यानी कि मुगल बादशाह का जो किंगडम जो पूरी इंडिया में फैला हुआ था, जिसको हम लोग अखंड भारत बोल रहे थे, वो सिमट कर बस दिल्ली तक ही रह गई थी। इसके वक्त में ऐसा होता है कि ये अपनी जान बचाने के लिए अवध भाग जाता है। फ्लेड टू अवध, अवध भाग जाता है। और वहां पर अवध का जो नवाब रहता है उसकी पनाह में रहता है, मतलब इसकी जान को खतरा रहता है इसके वजीर से। वजीर कौन था? इमादुल मुल्क। जब मराठा, रिटर्न कब होता है ये? जब मराठा दिल्ली पे कब्जा कर लेता है और इसको इस बात का एश्योरेंस देता है कि ठीक है आप आइए, हम दिल्ली में आपको सेफ पैसेज देंगे, दिल्ली में रहने देंगे, तब जाके ये दिल्ली वापिस आता है। ये पहला मुगल बादशाह था जिसने अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे से मदद मांग ली थी। एक और बड़ी चीज इसके वक्त हुई थी, वो था 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा वर्सेस अब्दाली हुई थी। मराठा की तरफ से कौन लड़ रहा था? सदाशिव राव भाऊ। भाऊ ये लीड कर रहा था मराठा आर्मी को, उधर अहमद शाह अब्दाली लीड कर रहा था। इसके वक्त में और एक चीज हुई थी, वो था बैटल ऑफ बक्सर। शाह आलम टू, बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है? बक्सर होता है 1764 में, और ये हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, बहुत से लोग गलती से रॉबर्ट क्लाइव लिखता है। हेक्टर मुनरो वाज द गवर्नर। इसके अगेंस्ट में मोहम्मद मीर कासिम, मीर कासिम वाज नवाब ऑफ बंगाल। ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब। इंडिपेंडेंट तो था नहीं, लेकिन वो काम इंडिपेंडेंट करने की कोशिश किया, इसलिए ब्रिटिश से उसको प्रॉब्लम हो गई। इसने सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला कहाँ का नवाब था? अवध का। उसके साथ मिलकर और शाह आलम टू मुगल बादशाह के साथ मिलकर हेक्टर मुंडो के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी बैटल ऑफ बक्सर में। लेकिन नतीजा ये हुआ कि हेक्टर मुंडो जीत जाता है। और यहाँ बड़ी बात ये थी कि मुगल बादशाह जीत गया। अब तक भले सल्तनत छोटी थी, लेकिन एक दबदबा बचा हुआ था कि मुगल बादशाह है। नतीजा ये हुआ कि मुगल बादशाह अब अपनी जो भी बची कुछ इज्जत थी वो भी गंवा बैठता है। इसके बाद इसी के पीरियड में एक होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच में? दो होता है। पहला ट्रीटी होता है रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन था? सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। इससे 50 लाख रुपया लेता है रॉबर्ट क्लाइव, और इलाहाबाद और करा, ये दो जगह होती है वो कंपनी ले लेता है। दूसरा ट्रीटी होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद टू। फिर से आता है रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम। और ये क्या करता है? शाह आलम को बोलता है कि ठीक है आप एक काम करो, इलाहाबाद और करा ले लो, और साथ ही आप एक काम करो 26 लाख रुपया भी ले लो, और हमको सर्टेन फ्रीडम दे दो। और वो फ्रीडम क्या था? हमको दीवानी चाहिए। तो शाह आलम ने दीवानी राइट्स दे दिया
ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसी आदमी को नहीं दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। दीवानी राइट ये था कि जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। उस वक्त ये बंगाली था, लेकिन आज की डेट के हिसाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा बोलते हैं। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी टर्म पूछ सकता है। 1803 में जब ब्रिटिश दिल्ली को जीत जाता है, तब यहाँ पर जो मराठा का कब्जा से ये बाहर निकल पाता है शाह। अब इसका बाद इसका एक बेटा होता है जिसका नाम रहता है वो अकबर टू। देखो, शाह आलम मराठा के कब्जे में था, या ऐसा बोल सकते हैं कि मराठा के कंट्रोल में था, क्योंकि मराठा दिल्ली पे राज करता। 1803 में जब दिल्ली पे राज करता है ब्रिटिश, या दिल्ली पे ब्रिटिश का कब्जा हो जाता है, तब अकबर टू वो राजा रहता है और वो मराठों के चुंगल से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज ये होती है कि अकबर टू को जो पेंशन मिल रहा होता है उसमें कमी आ जाती है। पेंशन, शाह आलम टू वाज द फर्स्ट मुगल किंग जिसको पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। अकबर टू की पेंशन कम होती है। इवन ऐसा भी बोल दिया जाता है कि आज के बाद आप सिक्का नहीं छाप सकते हैं। इसको ऑर्डर बोलता है, जिसमें बोलता है कि मुगल बादशाह कांट इशू कॉइन्स। और पेंशन की वजह से ये एक आदमी को लंदन भेजता है जिसका नाम होता है राम मोहन रॉय। अब राम मोहन रॉय को लंदन भेजने से पहले ये क्या करता है, उसको एक टाइटल देता है। टाइटल किस चीज का देता है? राजा का। और इसीलिए हम लोग राम मोहन रॉय को बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय। इसने ये भी एक पोएट था। पोएट था तो एक पेन नेम भी होगा, और पेन नेम था इसका आफताब। पोएट्री करता था। इसने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। ये फेस्टिवल था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। यूनिटी बोलना सही नहीं है, ब्रदरहुड बोल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा देने के लिए इसने एक फेस्टिवल बनाया था। उस फेस्टिवल का नाम था फूल वालों की सैर। फूल वालों की सैर। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह। दिल्ली का भी बादशाह बोलना सही नहीं है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो था एम्परर ऑफ फोर्ट, एम्परर ऑफ लाल किला, ग्रेट फोर्ट का था। इसकी सल्तनत बहुत कम हो गई थी, पेंशन बहुत कम था। इसको ये बोल दिया गया कि कांट नॉमिनेट एनी एयर। और इसको जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी ने इसको बोला कि आपकी मौत के बाद ये जो लाल किला है उसको खाली कर देना पड़ेगा। आपके नस्ल में से किसी को भी और लाल किला में रहने की परमिशन नहीं मिलेगी। बहादुर शाह जफर के वक्त में एक बड़ी चीज ये हुई थी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, और जो सिपाहियों ने मेरठ से जो बगावत करी थी उसने इनको शहनशाह हिंदुस्तान, शहनशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर किया था, बिकॉज ही वॉज द एम्पर ऑफ दिल्ली। और दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ द देन इंडिया। उस वक्त तक तो था ही जब तक ब्रिटिश का कब्जा नहीं आता है। अब ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल जो था वो अभी भी कैलकाटा था, क्योंकि मुर्शिदाबाद के बाद वो शिफ्ट करा लिया गया था। बट जो इंडियंस थे उनके लिए दिल्ली ही अभी भी सेंटर ऑफ किंगशिप था। शहनशाह हिंदुस्तान किया। इसी वजह से हम बोलते हैं कि लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट कौन था। हालांकि एक लीडर तो बोलना सही नहीं है, बट चूंकि ये सिपाही म्यूटिनी था और सिपाहियों ने जिसको अपना लीडर बनाया था उसका नाम था बहादुर शाह, इसलिए हम लोग उसको लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट भी बोलते हैं। जब रिवॉल्ट में इनको पकड़ा गया तो पकड़े जाने के बाद इन पे ट्रायल चला, और ट्रायल के बाद इनको रंगून भेज दिया गया। एक्साइल टू रंगून, इनकी आंखें फोड़ दी गई और रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी डेथ हो जाती है। और आज भी उनका मकबरा है वहां पर, मजार। वो इस तरह मकबरा को बराबर कर दिया गया ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि यहाँ बहादुर शाह जफर का
जहाँ दफन था, लोग भूल जाए, बट कुछ एक्सकेवेशन के चक्कर में उनकी कब्र सामने आती है। और आज बहुत से लोग बहुत सारे तरह से हिस्ट्री को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस को रंगून जाने का मौका मिला था, तो ही विजिटेड द श्राइन ऑफ बहादुर शाह जफर, और उन्होंने कहा था कि शहनशाह हिंदुस्तान अस्सलाम वालेकुम, उनको सलामी दी थी। और बहादुर शाह जफर भी एक पोएट था। इसका जो पेन नेम था वो था जफर, इसीलिए कई बार हम लोग इसको पढ़ते हैं बहादुर शाह जफर। क्लियर? ही वॉज द लास्ट मुगल किंग। और इसी के साथ मुगल डायनेस्टी का शिराजा बिखर गया, डायनेस्टी खत्म हो गई। इसके बाद फुल फ्लेज ब्रिटिश किंगडम इंडिया में आ गया। 1858 में रानी ने डिक्लेयर किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तामझाम बंद हुआ, और यहाँ से अब क्राउन का किंगशिप या क्राउन का रूल शुरू होता है। एक चीज और याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर का टीचर का नाम गालिब था। गालिब, इसके दो टीचर थे, इब्राहिम जौक। उसकी जब डेथ हो जाती है तो इसका दूसरा टीचर बनता है मिर्जा गालिब। तो आपसे कई बार पूछ भी सकता है कि बहादुर शाह जफर का बात टीचर कौन था, तो गालिब ऐसे फेमस है, लेकिन दोनों ही है। काफी लंबा पीरियड तक इब्राहिम जौक रहे थे, उनकी डेथ के बाद गालिब जो है वो इनके टीचर बन जाते हैं। तो यही था अपना मुगल हिस्ट्री।